नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। एक तरफ तो ईरान के कट्टरवादी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खेमेनेई के करीबी हैं। रईसी इजराइल के खुले विरोधी हैं। रईसी इजराइल को एक खतरनाक खतरा बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं, जो पहले ही ये बता चुके हैं कि वो भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की तरह ईरान विरोधी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की दुख भरी दास्तान के बीच अब एक और नया लड़ाई का फ्रंट करीब करीब तैयार हो गया है। बस एक अदद चिंगारी का इंतजार है और ईरान इजराइल भिड़ जाएंगे। यकीन नहीं होता तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सुन लीजिए। کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود। ईरान का बस चले तो वो अभी के अभी इजराइल को कच्चा चबा जाए, जमीन से उसका अस्तित्व ही खत्म कर दे। कोई महीना खाली नहीं जाता जब ईरान इजराइल पर चढ़ बैठने की बात नहीं करता, धमकाता नहीं, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में नहीं खाता। लेकिन अब की बार वाली धमकी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बताती है कि ईरान इजराइल के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा जो अब तक दुनिया के इस हिस्से ने नहीं देखा। ईरान के मार्च करते ये टैंक, ये सेना का परेड, ये ताकत का जोरदार प्रदर्शन, सब कुछ दुनिया को बताने की कोशिश है कि इजराइल को वो छोड़ेगा नहीं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ही नहीं, मुल्क के एलीट कुद्स फोर्स के चीफ कमांडर इस्माइल गनी ने कहा है कि अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। اگر هر کجا تعرض بکنن، ما هر کجا که تشخیص دادیم و هر زمانی که تشخیص دادیم حتما برخورد جدی با رژیم صهیونیستی میکنیم و شما کوچکتر از آنین که یک نظام اسلامی با این سرمایه های بزرگی که داره شما خواسته باشین با ما هماوردی بکنین. ما اگر یه وقتی یه ملاحظه‌ای داریم اون ملاحظه ماست، نه قدرت شما. इजराइल ईरान की छाती पर मूंग दलने की कला में माहिर है। ईरान की धमकियों के बावजूद इजराइल हमेशा से ईरान के खिलाफ कड़े एक्शन लेता रहा है और ये काम वो अकेले नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर करता है। इजराइल के खिलाफ इब्राहिम रईसी की ताजा धमकी को समझने के लिए दोनों देशों के बीच की दुश्मनी और नफरत वाले रिश्तों को समझना होगा, जो कि काफी उलझे हुए हैं और हर महीने 2 महीने के बाद दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागते रहते हैं। मिसाइल नंबर 1, मिसाइल नंबर 2, मिसाइल नंबर 3, मिसाइल नंबर 4, मिसाइल नंबर 5। ईरान के इन मिसाइलों के मुकाबले इजराइल ने जो एंटी मिसाइल सिस्टम तैयार किया हुआ है
वो हमले की सूरत में जाहिर है उतने कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ईरान इजराइल के साथ जंग का इंतजार अभी से नहीं कर रहा। ये सालों साल पकी हुई उस ईरान की सियासत का हिस्सा है जो 1979 को देश में आई और इसका नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशन। तब से इजराइल नाम के किसी देश का ईरान के लिए कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ईरान ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है। एक तो बैकग्राउंड ऐसा है और ऊपर से ईरान और इजराइल के दो नेता हैं जिनके स्वभाव में ही है कि मैं झुकेगा नहीं। एक तरफ ईरान के कट्टरवादी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के करीबी हैं। रईसी इजराइल के खुले विरोधी हैं। रईसी इजराइल को एक खतरनाक खतरा बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट हैं, जो पहले ही बता चुके हैं कि वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की तरह ईरान विरोधी हैं। मतलब जंग की स्क्रिप्ट बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। बस एक दूसरे के खिलाफ कोई छोटी सी भड़काने वाली बात होगी और बैटलफील्ड में गोलियां और तोप बरसने लगेंगे। ये बिल्कुल तय है कि अमेरिका से खार खाए बैठे ईरान के लिए इजराइल को सबक सिखाना उसकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि इजराइल पर अटैक मतलब सीधा चैलेंज अमेरिका को। यानी जब युद्ध शुरू होगा तो ईरानी फौजों का सीधा मुकाबला अमेरिका की सेना से होगा और तब ईरान इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा ये समझना रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ईरान की ताकत अभी इजराइल के मुकाबले और अमेरिका के सामने कितनी है। ईरान के पास 3.5 लाख और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 1.5 लाख सैन्यकर्मी यानी कुल 5 लाख की सेना है। इसके मुकाबले करीब 85 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल के हर नागरिक के लिए सेना में जाना अनिवार्य है। ईरान अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद अपनी सेना के लिए ड्रोन विकसित करने में कामयाब रहा है, तो इजराइल के पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी मदद से वो ड्रोन संचालित करता है। ईरान के पास कम मध्यम रेंज तक हमला करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनके जरिए इजराइल खाड़ी के अरब देश और मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के ठिकानों सहित यूरोप के कुछ हिस्सों तक ईरान हमला कर सकता है। तो इजराइल के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है जो ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकती है। यानी ईरान इजराइल में जंग छिड़ी तो मुकाबला आबादी के लिहाज से नहीं, सैनिक और तकनीक की क्षमता से होगा। असल में ये दोनों देश जंग छिड़ने की स्थिति में अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे। ईरान के साथ सीरिया, लेबनान का हिजबुल्लाह समूह, यमन के हूती बागी और फिलिस्तीन के इस्लामी जिहादी होंगे। तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा जो अकेले कईयों पर भारी पड़ेगा। लेकिन युद्ध में गणित कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, जैसे यूक्रेन में रूस का आकलन गलत साबित हो रहा है। ईरान भले ही अपने अरब के दोस्तों के दम पर इजराइल को निस्तनाबूद करने का सपना पाल रहा हो, ईरान के अरब वाले साथी भी अब इजराइल का रुख कर रहे हैं और ये चिंता भी इब्राहिम रईसी के गुस्से को और भड़का रही है। इजराइल अरब देशों से लगातार संबंधों को सुधारने में लगा हुआ है। इजरायली पीएम तक दशक बाद मिस्र पहुंचे थे। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक समझौते किए हैं। इसके बाद बहरीन से भी समझौता हुआ। सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से राजनयिक संबंध बनाए हैं। ईरान की दाल इजराइल के खिलाफ अरब देशों में अब नहीं गलती। ऊपर से परमाणु बम विकसित करने के ईरान के इरादों को लेकर अब तक समझौता भी अटका हुआ है। जाहिर है अमेरिका की आंखें ईरान के खिलाफ पहले से ही लाल हैं और इजराइल के खिलाफ उठाया ईरान का एक कदम भी उसे भारी पड़ सकता है। ईरान ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए अपने आक्रोश का प्रदर्शन वो बार बार करता है ताकि उसे कोई कमजोर न समझे, खासकर अमेरिका और इजराइल। 3 जनवरी 2020 इराक में ड्रोन हमला किया गया था। इसमें ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर सुलेमानी की मौत हो गई थी। उस वक्त ईरान ने इराक के अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर 16 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ये भूला नहीं है।
राष्ट्रपति रईसी ने उसी वक्त कहा था कि अगर ट्रंप और पोम्पियो पर जनरल सुलेमानी की हत्या को लेकर निष्पक्ष आपराधिक केस नहीं चलाया गया तो मुस्लिम समुदाय शहादत का बदला लेगा। इन दोनों पर इस्लामिक कानून के मुताबिक मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान को अमेरिका ने रोक रखा है। उसके जंग के मंसूबे अमेरिका के सामने औंधे मुंह गिरे हैं, लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल का अस्तित्व या अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी नहीं है, वो तेल है जिस पर ईरान को घमंड है। ईरान तेल रोककर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। दुनिया में तेल के कुल प्रवाह का 5वां हिस्सा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हॉर्मूज के रास्ते जाता है। युद्ध के हालात में ईरान माइंस और कुछ आक्रामक नौसेना तरकीबों के जरिए इस रास्ते को चोक कर सकता है। तो एक तो रूस यूक्रेन जंग की तेल पर मार और ईरान इजराइल भिड़े तो उसका असर। परमाणु अटैक नहीं भी होता है तो दुनिया के बाजार को तबाह करने के लिए ये दोनों वजह काफी है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां पर हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है, यानी कि ड्रैगन भी वर्ल्ड वॉर के पूरे मूड में है। जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकराएंगी। जब दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल लॉन्च होगी। जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिलाकर रख देंगे। सवाल है कि क्या चीन और अमेरिका का महायुद्ध होने जा रहा है जो दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक देगा। अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यूज वीक का ये लेख देखिए, जिसमें चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के पूर्व एडिटर हू शिजिन का हवाला देकर लिखा गया है कि चीन और अमेरिका की जंग बहुत करीब है। New concern at the Pentagon about China's military buildup. Tensions between China and Taiwan have increased in recent months with fears. Forces have not been able to win a conventional war with the Chinese. इन सबसे अलग अमेरिका में चीन को लेकर डर कितना ज्यादा है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर से बेहतर कौन बता पाएगा। Partner in Putin's aggression, Xi Jinping's China is our greatest challenge. In many ways, the most profound test that CIA has ever faced. जाहिर है जिनपिंग को लेकर डर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन बातों में, इन धमकियों में बहुत ज्यादा वजन भी है। चीन को हल्के में लेना बहुत बड़ा खतरा है। हू शिजिन की बातों से चीन के बुरे इरादों और युद्ध को लेकर ब्लैकमेलिंग वाली बू आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। इसमें रूस से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक शामिल हो जाएगा। इसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ये जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है और फिर पूरी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ये जंग जमीन पर लड़ी जाएगी।
ये जंग आसमान में बहुत ज्यादा घातक होगी। इस युद्ध में समंदर भी ऐसा तूफान देखेंगे जितनी तबाही 100 सालों में किसी युद्ध में नहीं देखी गई। एक तरफ अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल होगी जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की TF-41 जो 15,000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। यानी खतरा परमाणु हमले का मंडरा रहा है। अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते। 5, 4, 3. Thunder. Check. Solid 1 splash. अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन जैसे अंजाम दिए जाएं। इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतार कर सीधा अमेरिका के F-35 को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। समंदर से लेकर आसमान तक इतनी ज्यादा टेंशन सिर्फ एक टापू को लेकर है जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है और इस वक्त ताइवान भी इस बात को महसूस कर रहा है। ताइवान ही वो जमीन है जिसके लिए होने वाली जंग साबित कर देगी कि दुनिया की सुपर पावर कौन है। Every domain, from economic strength to military power and from space to cyberspace. चीन की मिलिट्री पावर को लेकर CIA में खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चीन इस वक्त ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज लगातार कर रहा है। चीन का फाइनल असॉल्ट कैसा होगा वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ताइवान के किनारे पर उतरकर कब्जा कैसे करना है चीन की वॉर डॉक्ट्रिन का बड़ा हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है लैंडिंग शिप से उतरी बख्तरबंद गाड़ियों की, जिसमें कई सैनिक निकलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Certainly the objective of what we're doing is demonstrating the strength of the alliance as well as the commitment to regional security. That is the purpose of this exercise, Bala-Katan. जंग के बादल मंडराते हुए देख ताइवान ने अपने नागरिकों को बचाने और उन्हें जंग को लेकर आगाह करने के लिए बहुत बेहतर तरीका अपनाया है। ताइवान में हर नागरिक को अब वॉर सर्वाइवल हैंडबुक दी जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि युद्ध हुआ तो खुद को कैसे बचाया जाए। ताइवान ने ये सबक यूक्रेन युद्ध से लिया है। इस वॉर सर्वाइवल हैंडबुक में लोगों को ये डिटेल दी गई है, जिसमें स्मार्टफोन से बॉम्ब शेल्टर तलाशने का तरीका बताया गया है। वॉर सायरन सुनने के बाद मिसाइल अटैक से बचने के लिए क्या करें ये भी बताया गया है। युद्ध के दौरान खाने पीने की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए इसकी भी पूरी जानकारी है। हैंडबुक में बताया गया है कि कैसे फर्स्ट एड किट तैयार रखनी है और उसे इस्तेमाल किया जाना है। ताइवान भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। कोस्टल डिफेंस यानी अपने समुद्री किनारों पर चीन की सेना को उतरने से कैसे रोकना है, इसकी लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से चीन के लड़ाकू जहाज लगातार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही चीन ने 4 बार ऐसा किया है। ऐसे में ताइवान की एयरफोर्स की तैयारी भी देखी जा रही है। ये चीन के मिराज 2000 फाइटर जेट हैं और यहाँ का मुआयना ताइवान की राष्ट्रपति भी कर चुकी हैं।
面对当前的国际情势以及威权扩张，大家的任务都非常的繁重。但是我要告诉各位，这些战备训练不仅是要让国人安心。 ताइवान और जापान के आसपास चीन की एयरफोर्स ने भड़काने वाले एयर मिशन का आगाज कर दिया है। चीन के टारगेट पर जापान भी है, ताइवान भी है और अमेरिका भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K। इसके आसमान में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका टारगेट ताइवान भी हो सकता है, इसका निशाना जापान भी बन सकता है, इसकी जद में सबसे करीबी अमेरिकी बेस ग्वाम भी आ सकता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ग्वाम को चीन के अटैक से बचाने के लिए अमेरिका ने वहां इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ये बहुत ही कामयाब सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इजराइल हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से कर चुका है। 70 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी हवाई टारगेट को खत्म करने वाला ये सिस्टम ग्वाम की हिफाजत के लिए लगाया जा चुका है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि चीन लॉन्ग रेंज मिशन के लिए H-6K बॉम्बर इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।